नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम लोग कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे कि जो कि इन 60-70 सालों में हमारे भारतीय भाई बहनों के दिलो दिमाग पर किस तरह का दृष्टिकोण पनपाया हुआ है, जन्म दिया है और वो किस तरह से समाज में और एक प्रभावशाली वातावरण को नियंत्रित करते हैं। कुछ नमूने उसके आधार पर दिए जाएंगे। सर्वप्रथम जो काला धन है, कुछ लोग मानते हैं कि काला धन हमारे देश की नीयत बन गई है और जैसे और बीमारियां हैं, कोरोना भी आ गया है, उसके साथ रहना और जीना सीखो। काला धन के साथ भी रहना और जीना सीखो, भ्रष्टाचार के साथ भी रहना जीना सीखो। इन जो नेता हैं वो जितना भी अपराध करें और माफियाओं, गुंडों और दादाओं को पालें और फिर भी उन्हीं को चुनो, वही शासन सत्ता के काबिल हैं और वो कितने भी जातिवादी हों और सांप्रदायिक हों, भाषावादी हों, प्रांतवादी हों और इन वादों के अलावा जो है, इन वादों के से आगे जो उस कट्टरता को पालते हैं, नफरत को फैलाते हैं, सब चलेगा। इस तरह की एक मानने की जो है एक नियत और कुछ लोग इसको उचित ठहराते हैं। इस तरह की मानसिकता अपने देश में है जो कि भारतीय वातावरण के निर्माण में सबसे बड़ी बाधक है। तो उसका एक नमूना हम शुरुआत करते हैं कि काला धन का क्या उसका दुष्प्रभाव है। उसके विषय में एक KPM सुंदरम और उदार दत्ता की एक किताब है, इकोनॉमी पर, अंग्रेजी में ही है, अभी हिंदी में पता नहीं लिखे कि नहीं लिखे हैं। सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं वो इस किताब को संदर्भ देते हैं और इसका भी अध्ययन करते हैं। तो एक मानक पुस्तक है। तो काले धन पर या समानांतर वो आर्थिक व्यवस्था पर उन्होंने एक अध्याय जोड़ा हुआ है और उसमें D.K. रांगनेकर एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। उनका काले धन पर नज़रिया है, वो अंग्रेजी में है, मैं उसको पढ़ देता हूँ और उसके बाद अपने भारतीय परिवेश में उसका क्या परिदृश्य और नज़ारा देखने को मिलता है, उस पर भी वो चर्चा करेंगे। तो इंडियन इकॉनमी पर ये रुदार दत्त और KPM सुंदरम की किताब है।
और मानक किताब, स्टैंडर्ड किताब है। और सिविल सर्विसेज की जो लोग तैयारी करते हैं इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं। और उसमें एक अध्याय है द पैरेलल इकॉनमी इन इंडिया। वैसे ये किताब थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन सामग्री वही है। पैरेलल इकॉनमी मैंने जो हमारा काला धन है, उसका एक दूसरा आर्थिक नाम है पैरेलल इकॉनमी या समानांतर अर्थव्यवस्था। और जिस देश में ये पैरेलल समानांतर इकॉनमी बहुत हावी होती है, उस देश की प्रगति हो सकती ही नहीं है। तो इस पैरेलल इकॉनमी को, काले धन को नियंत्रित करना, इसको शून्य करना देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। दुख इस बात का है कि इस पैरेलल इकॉनमी को पालने वाले जो है इस व्यवस्था में, माने भारत व्यवस्था में वो डोमिनेटिंग पोजीशन पर ऑक्युपाई किए हुए हैं। सवाल बस यही है। लिखकर जो D.K. रांगनेकर एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका ये विचार सुन लीजिए कि ये जो काले धन से कमाए हुए लोग हैं, उनका क्या प्रभाव है और किस तरह से वो समाज में हावी रहते हैं, उसका एक नज़ारा जरा सुनिए। पहले अंग्रेजी में होगा, फिर उसका रूपांतर भी हम हिंदी में बोल देते हैं। उन्होंने कहा है, यहाँ से शुरू किया है कि अंग्रेजी में है, पहले उसको मैं कह देता हूँ। वो कह रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द वाइड ramifications of the parallel economy, one might also be alive to the fact that black incomes are accentuating the inequalities in income and wealth and breeding a new class of black rich in a society which is already harshly stratified। कहने का उनका मतलब यह है कि ये जो पैरेलल इकॉनमी है या जो काला धन है, उसके विषय में हम जो एक कड़वा सत्य है, उसके साथ हमको उसको स्वीकार करना होगा कि इस काले धन ने एक ब्लैक रिच यानी काले धनाढ़ लोगों को वो पैदा किया हुआ है। और हमारे देश में जो आर्थिक विषमता है जो और जिस आर्थिक विषमता के कारण कई स्तर बन गए हैं हमारे भारतीय समाज में, इसको यह जो है एक्सेंचुएट कर रहा है, उसको और बड़ा कर रहा है। ये काला धन का जो ये प्रसार है, उसका जो प्रभाव है। आगे को कहते हैं D.K. रांगनेकर साहब कि the inequalities are no longer below the surface। वो जो समाज में आर्थिक असमानता है, अब वो छुपी नहीं है, उसका तांडव किस रूप में है जरा सुनिए। वो कह रहे हैं, the conspicuous consumption of the new black rich, their vulgar display of pomp and opulence, their unlimited accessibility to finance, their net eggs in various places and countries, their influence in important places, all these are now common knowledge। कहने का मतलब यह है कि conspicuous consumption of the new black rich, वो जिस तरह से खर्च करते हैं ये ब्लैक रिच, काले जो वो धनाढ़ और
धनाढ़ी लोग, तो जिस तरह से वो खर्च करते हैं और जिस तरह से उनकी तड़क भड़क रहती है, पंप एंड अपुलेंस, और इनके अंडे बच्चे, इनके नेट एंड एग्स सभी महत्वपूर्ण जगहों पर वो फैले हुए हैं। और फाइनेंस की किसी भी पोजीशन में जो उनकी एक्सेसिबिलिटी है, पहुंच है, ये सारे तथ्य जो है, माने फाइनेंस ही नहीं, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर इनकी जो पकड़ है या पहुंच है, यह अभी सामान्य ज्ञान की बात हो गई है, सब लोग इसको जानते हैं। तो ये खतरा है। तो सवाल इस बात का है कि इस खतरे के विषय में कितने लोग संवेदनशील हैं। काला धन करते 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 2012 में एक बार काफी उफान आया। राम जेठमलानी एक बहुत बड़े नामी गिरामी वकील थे, अब तो खैर उनका देहांत हो गया। उन्होंने एक जनहित याचिका डाली हुई थी सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार जो है कालाधन के विषय में, खास करके हमारे देश से लूट कर जो विदेशी बैंकों में कालाधन के रूप में जमा किया गया है, वो कालाधन लाए और उसकी जानकारी जो है वो जो है सर्वोच्च न्यायालय को बताए। इस तरह की जनहित याचिका राम जेठमलानी ने, और शायद किसी वकील को रखे थे, शायद यही मुकुल रोहतगी शायद। अच्छा, एक तो सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा था, फिर कालाधन को लेकर के ही जो है अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया। अन्ना हजारे के आंदोलन के विषय में अब यह भी सुनने को आ रहा है कि अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया वो अपरोक्ष रूप से उन कालाधन वालों को, जो माने जो जेएनपीसी ही है कालाधन की असली जो है वो कल्प्रिट, अपराधी, उसी को बचाने का एक बहुत शातिराना और बहुत एक माने सफाई वाला, मूल्यमेदार एक उनकी अप्रोच थी और एक उनका एक प्रयास था अन्ना हजारे का। यदि ऐसा ना होता तो बहुत सामान्य ज्ञान की बात है कि जिन लोगों ने इस देश को लूटा, उसी के साथ जो है वो जो है ज्वाइंट कमेटी वो बनवा रहे हैं, बनवाने की बात मान गए थे। और उनके स्वागत में तमाम जो है रेड कारपेट वेलकम, यही आपका चिदम्बरम और लोग कर रहे थे। और उसमें वित्त मंत्री यही थे आपके, जो क्योंकि राष्ट्रपति बाद में बन गए, प्रणब मुखर्जी जैसे लोग। और ये बहुत सामान्य ज्ञान की बात है कि कालाधन को रोकने के लिए और सर्वोच्च न्यायालय में वो शायद नियुक्ति के लिए कुछ ऐसी बात थी, तो उसके लोकपाल के लिए, वो लोकपाल के लिए दो तरह के होते हैं, एक लोकपाल और एक जो है एक और होता है। तो उसके लिए एक ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी की बात थी। तो यदि अन्ना हजारे को थोड़ा भी ज्ञान होता, इसके प्रति संवेदनशील होते, तो क्या जिन्होंने देश को लूटा है, वही मैंने जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी के लोग, उन्हीं को ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल करते। तो ये तो महज धोखा है, देश को धोखा देने के बराबर है, की तरह है। तो बात चली थी कि कालाधन पर, उसमें चर्चा चली थी 2012 के आसपास। एक तो सर्वोच्च न्यायालय में चली थी जनहित याचिका, और फिर कालाधन हुआ, और लोकपाल विधेयक इत्यादि की बात चली थी। तो सर्वोच्च न्यायालय में जब वो केस चल रहा था, तो
तो यही सोनिया मनमोहन की सरकार बराबर झूठ बोल रही थी उसमें सुप्रीम कोर्ट में कि साहब हम वो कालाधन के विषय में जानकारी नहीं ला सकते, शायद वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एक्ट कोई है, इस पर हमने संधि की हुई है। ये सब झूठी बातें। और जैसा कि कुछ पिछले एपिसोडों में बताया गया है कि उस समय जब ये चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी काफी चर्चित थी। देखिए, इस तरह की बातें दबती नहीं है, लेकिन ये माने इनमें कंटिन्यूटी नहीं होती है। उठती हैं फिर दब जाती है, उठती हैं फिर दब जाती है। अभी मतलब कि 2012 मतलब कि 8 साल पहले या 8.5 साल या 8.5 साल मान सकते हैं। अभी 1-2 साल पहले जो है वो पनामा पेपर्स के नाम पर आया था, जिसमें कि कई लोग इवन जो नवाज शरीफ भी फंसे हुए थे, भारत के लोग भी फंसे थे। तो वहाँ तो वहाँ पाकिस्तान में तो वो नवाज शरीफ तो नब गए और यहाँ भी सब गए और यहाँ सब बच गए। और इसमें तो ये भी शामिल था अमिताभ बच्चन, वो ठाठ से वो चला रहा है केबीसी। तो ये फर्क है ना। कालाधन की बात करिए तो वो कालाधन हुआ और भ्रष्टाचार हुआ तो कह अरे साहब ये कभी जा नहीं सकता। और अब इससे जैसे कोरोना आ गया है उसके साथ जैसे आप वो रहना सीख लीजिए। प्लेग भी था, प्लेग कहाँ गया। और आपका एक कौन बीमारी थी, मलेरिया भी कभी कभी आती रहती है। न मलेरिया तो डेंगू आ गया। इसके साथ वो रहना सीखिए और ये कभी जाएंगे नहीं। ये लोग वही लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं, या तो उसके लाभार्थी हैं और या ये सिस्टम चलता रहे उसके ये पोषक हैं, ये मानसिकता। लेकिन भ्रष्टाचार हुआ, काला धन हुआ, पैरेलल इकॉनमी हुई। हमारे देश में गरीब आम लोगों का शत्रु है, इस देश की अर्थव्यवस्था का शत्रु है, इस देश का शत्रु है। इस तरह की संवेदनशीलता हर एक भारतीय में आने की सख्त आवश्यकता है। इसीलिए ये एपिसोड इन्हीं विषयों से संबंधित इसकी जो है वो चर्चा के लिए समर्पित है। तो सुप्रीम कोर्ट के लाख दबाव के बावजूद भी वो सोनिया मनमोहन की यूपीए सरकार ने पर जरा भी जूं रेंगा नहीं और बोलने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसमें विश्व स्तर पर भी काले धन की और विदेशी बैंकों में ब्लैक मनी की चर्चाएं चल रही थी। कई सर्च इंजन गूगल जैसे वो लोग भी लगे हुए थे और काफ़ी सूचनाएं इकट्ठी हो गई थी। जर्मनी की सरकार भी इस विषय में कुछ काम कर रही थी और जर्मनी करके वो जो है माने कुछ देशों को ये सूचनाएं जो है कुछ पैसे लेकर के, कुछ उसका प्रभार लेकर के वो सूचनाएं दे रही थी जर्मनी की सरकार। वही जर्मनी की सरकार भारत सरकार को उसने ऑफर किया था कि हम दुनिया के और देशों को तो जो है कुछ प्रभार लेकर के ये सूचनाएं हम दे रहे हैं। आपके यहाँ भी जो काले धन के खातेदार हैं या ब्लैक मनी होल्डर्स हैं, उसकी जानकारी, उसकी सूची हम आपको दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में। लेकिन इसके बाद भी यो सोनिया मनमोहन की जो गद्दार भी थी और देश की दुश्मन और सबसे बड़ी भ्रष्ट, तो वो लाना जो है वो जरूरी नहीं समझा। लेकिन उसकी जानकारी अनऑफिशियली कुछ जगहों पर आ गई थी। और जैसा कि पिछले एपिसोड में पिछले किसी एपिसोड में बताया गया है कि वो जानकारी वित्त मंत्रालय के कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर भी आ गई थी। और
और हमने भी जानकारी प्राप्त की थी कि 2012 के में जो कालाधन की बात आई थी, तो कालाधन के खातेदारों में सबसे ऊपर नाम था सोनिया गांधी का, 30 लाख करोड़। उसके बाद था इसका राहुल गांधी का 12 लाख करोड़। अब वो 30 लाख जो कि 2012 में था, 20 में कितना हो गया होगा, ये बहुत आसानी से आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन वो जिस बैंक का था, अब उस बैंक में पैसा होगा भी नहीं, वो इधर उधर सब करते रहते हैं। और सोनिया गांधी कभी वो इलाज के बहाने, कभी इस बहाने, कभी उस बहाने उस पैसे को इधर उधर करती रहती है। और अक्सर तो उस पैसे को जो उसका जो चमचा है वो अहमद पटेल ही करता रहता है। तो अब वो कालाधन को ट्रेस करना माने ये नहीं कि वो कालाधन ट्रेस नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और फिर इसके बाद जो है वो मॉरिशस रूट के थ्रू वही कालाधन आकर के यहाँ पर अपने देश में एक वो इन्वेस्टमेंट के रूप में, निवेश के रूप में आकर इसमें कब गया, वो काफ़ी एक चक्र है। लेकिन कालाधन के अपराधियों को ट्रेस करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं हो, ये हो सकता है। अब आए छोटे मियाँ, ये अपराध रहा बड़े मियाँ के। छोटे मियाँ आए मोदी जी। मोदी जी ने तमगा लूटा कि भाई जो SIT के लिए जो गठन किया था सुप्रीम कोर्ट ने उसी जनहित याचिका के संबंध में, तो वो जो गठन किया था इसने सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि चेयरमैन एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो SB शाह, SB शाह थे, और को चेयरमैन थे अरिजीत पसायत, और भी जो भारत सरकार के जो इवन CBDT के चेयरमैन, CBI के डायरेक्टर, तो उसके सदस्य थे, मेंबरान थे, ताकि वो लोग सहायता करें उनकी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था, गठित कर दिया था। UPA मनमोहन की सरकार उसको लागू नहीं कर रही थी। तो मोदी जी ने 2014 में जो ही प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया, तो पहला काम किया कि उसको लागू कर दिया। ये तमगा तो मोदी जी ने लूट लिया कि वो उसका गठन कर दिया। लेकिन उस जो SIT ने कालेधन पर किया यह देश को मालूम ही नहीं है। पूरा वो मोदी जी निकल गए। ये बार बार भारतीय जनता दल ने बताया है कि उस गांधी नेहरू परिवार के पापों को छिपाने के लिए मोदी जी हर पाप कर रहे हैं। उस SIT ने क्या किया देश को जरा भी मालूम नहीं, और न देश को बताया हो। और उसमें चर्चा ये भी थी कि कम से कम, और ये चर्चा ऐसे नहीं थी, यही रामदेव बाबा बोले कि भाई कि ऐसा कानून, उन्होंने इस बात को उठाई थी कि कम से कम एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि विदेशों में जो भारतीयों का जो पैसा जमा है, कालाधन जो है, वो भारत का पैसा है। इस तरह का कानून जब बन जाएगा, तभी जो है यहाँ के एजेंसियों को वो हथियार मिल पाएगा वो जांच करने का। लेकिन ये मोदी महोदय इतना भाषण करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वह इस संबंध में कानून बनाया ही नहीं, ताकि गांधी नेहरू परिवार की भ्रष्टाचार के पापों को ढका जा सके। ये वो गद्दारी कर रहे हैं मोदी जी। और फिर SIT ने क्या किया, क्या नहीं किया, बिल्कुल वो मामला ही पूरा जो है साफ हो गया। हमने 2 पत्र लिखा SIT के चेयरमैन को, और उस पत्र का मजमून यही था कि चेयरमैन महोदय, आप बस ये है कि जनता को यह आभास हो चला है कि आप कुछ करेंगे नहीं,
काला धन तो आप ला नहीं सकते। इतनी बस कृपा आप कर दीजिए कि कम से कम जो काले धन के खातेदार हैं उनकी उसकी जानकारी कि कौन कौन से काले धन के खातेदार हैं और उनके नाम पर कितना कितना पैसा जो है विदेशों में जमा है। आप लाइए न लाइए, आप लाएंगे, इस पर तो पूरा देश को संदेह है। यह उस पत्र में उस पत्र की जो वो पत्र जो है स्पीड पोस्ट से उनको भेजा गया था और उसकी कॉपी भी मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से इंडोर्स की गई थी। उनके प्रधानमंत्री कार्यालय से निवेदन था उसमें कि कम से कम एक नज़र मोदी जी को जरूर दिखा दीजिए। और वो उस पर बिल्कुल वो चूक तक नहीं रखते। अब आरटीआई के थ्रू जो है अब इसको परसू किया जाएगा कि आखिर उस पत्र का प्रधानमंत्री कार्यालय ने क्या किया। तो प्रधानमंत्री कार्यालय वो जो है ठीक उन्हीं पद चिन्हों पे चल रही है जो जीएनपीसी जिस तरह से चला रही थी, जिस तरह से गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस प्रधान मंत्रालय को चला रही थी, उसी पद चिन्हों पर मोदी जी भी चला रहे हैं। तो वो पत्र जो है, 2 पत्र जो है स्पीड पोस्ट से उस एसआईटी के चेयरमैन, जो एसआईटी के चेयरमैन थे वो एसबी शाह थे, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनको लिखा गया था। कोई जवाब तो खैर आया नहीं और उसमें यही बात कही गई थी कि काला धन आप ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, यह देश को पूरा संदेह है। इतनी कृपा आप कर दीजिए कि काले धन के खातेदार और उनके नाम से कितना पैसा जमा है, जानकारी कम से कम देश के सामने ला दीजिए। ये बड़ी आपकी कृपा होगी और कम से कम देश में हमारे जितने गरीब लोग हैं उनके प्रति भी बहुत बड़ी कृपा आपकी होगी कि उन्हीं गरीबों के ये मसीहा बन के आ जाते हैं कि हम आपके माने वो रक्षक हैं, आपके वो उद्धारकर्ता हैं। लेकिन वो गरीब जनता जान तो जाएगी कि ये उद्धारकर्ता ने उद्धार करने वाले नहीं है, ये देश के डकैत हैं। लेकिन चूंकि उन डकैतों को बचाना था मोदी जी, इसलिए आपने उस एसआईटी को बिल्कुल वो निष्क्रिय कर दिया और वो एसआईटी इतना भी नहीं कर पाई कि कम से कम खातेदारों का नाम और उनके नाम से कितना पैसा जमा है इसकी भी जानकारी देश को बता सके, ताकि जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के पापों को ढका जा सके। ये गद्दारी है मोदी जी आपके देश के खिलाफ। और आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विषय में आपका जो नमूना है इस काले धन के विषय में, वो कितना धोखे वाला है इसका भी एक वो जायजा है, सब लोग जान लें। इन्होंने क्या है कि बैंकों में, उदाहरण के तौर पर बैंकों में इन्होंने आदेश कर रखा है कि कोई भी 7 लाख से अधिक कैश डालता है तो उस पर उसकी पूछताछ होगी, इस टाइप से। और उनका एक है डिजिटल पेमेंट, तमाम आजकल डिजिटल पेमेंट में वो भीम है, यूपे है, प्लान, और उसमें भी फ्रॉड की शिकायत मिल रही है। और पेटीएम है, फलाने का, उसमें उन सारे में चाइनीज सिस्टम और फिर इसके बाद कहीं कहीं फ्रॉड भी है। और डिजिटल पेमेंट, मोदी जी जरा ये बताइए कि क्या इस डिजिटल पेमेंट से भ्रष्टाचार रुक गए? डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था तो आपने किया। अब नमूना जरा देखिए, जो प्रधानों को जो मकान बनने के लिए जो पैसा आता है, जब तक प्रधान जो है वो सर्टिफाई नहीं करेगा तब तक उनको उस मिलने वाले पैसे की कोई भी किस्त नहीं मिलेगी। और प्रधान जो है तभी सर्टिफाई करेगा जबकि उसको उसका हिस्सा मिल जाएगा। ये पता है कि नहीं मोदी जी आपको? यही तो आपका नमूना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही नमूना है। तो मोदी जी बिल्कुल जान लीजिए कि कोई
तकनीकी कोई टेक्निकल चीज जो है इन 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 बुराइयों का समाधान नहीं है। ये टेक्नोलॉजी तो तभी सहायक होती हैं जबकि देश अनुशासित हो। और अनुशासन का क्या मतलब ये है कि गलत काम करने से लोगों को भय हो। ऐसा वातावरण आपने किया? कुछ नहीं। छोटे किस्म को आपने भयभीत जरूर कर दिया है। और एक बात और, आप जो जेएनपीसी वालों का जो भ्रष्टाचार था और आपके शासनकाल में जो भ्रष्टाचार है, फर्क बस इतना ही है कि आपके शासनकाल में जो भ्रष्टाचारी हैं वो थोड़ा कॉस्टली हो गए हैं, वो थोड़ा महंगे हो गए हैं। जो काम करते थे उसके जमाने में 100 रुपये में, आजकल वो काम कर रहे हैं 1000 में। ये फर्क है। तो भ्रष्टाचार आपके भी शासनकाल में पल रहा है। और आपने वो डिजिटल पेमेंट जो है, सबका समाधान आपने डिजिटल पेमेंट, और डिजिटल पेमेंट के जितने मोड्स हैं आपके, पेटीएम, यूपे पे, भीम ऐप, तमाम बने हुए, उनमें भी शिकायतें मिल रही हैं करप्शन की। उसमें भी बंगलिंग और फ्रॉड्स के शिकायतें मिल रही हैं। तो और उससे भी कोई समाधान की भ्रष्टाचार दूर हो जाए, ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचारी ने किसी भी बुराई को दूर करने के लिए गलत काम करने वालों के दिमाग में जब तक भय नहीं होगा और सही काम करने वालों को जब तक प्रोत्साहन नहीं होगा, वो वातावरण है जिसके विषय में न तो आपको चिंता है, न तो आपको ज्ञान है, और न तो इसके विषय में आपकी कोई संवेदना है। यही तो आपका धोखा है देश के साथ, मोदी जी। जिस शासन के वातावरण में गलत काम करने वालों का हौसला बढ़ता रहे, वो शासन नहीं है। तो इसके लिए बार बार भारतीय जनता दल ने बताया है कि इसके लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मॉडल, आप कभी उसकी बात करते हैं? नहीं करते हैं। आप बड़ी तारीफ कर देंगे उस गद्दार नेहरू की, बड़ी तारीफ कर देंगे जो है वो इंदिरा और राजीव की, और उसी क्रम में एक थे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, उसको आप भूल जाते हैं। तो आपकी नीयत का पता चलता है, बिल्कुल आपकी नीयत का पता चलता है। यही नीयत पूरे देश को बतानी है कि ये व्यक्ति जो है, जो सबका साथ सबका विश्वास की बात करता है, वह देश के लिए बहुत बड़ा धोखेबाज है। ये राष्ट्रभक्ति की बात करता है, ये प्रधानमंत्री बन करके, या वैसे भी, लेकिन देश के गद्दारों को पाल रहा है। ये वो नेहरू ने क्या किया देश के खिलाफ, उस पर भी नहीं बोलता है। इंदिरा ने देश के खिलाफ क्या किया, उस पर भी नहीं बोलता है। ये राजीव ने देश के खिलाफ क्या किया, उस पर भी नहीं बोलता है ये मोदी। हालांकि हम इस तरह से अपमान सबने, लेकिन जब देश की बात आएगी तो मन उबलता है। और ये राहुल दिन रात देश के खिलाफ जो है गतिविधि में लिप्त है। चीन के साथ जो तनातनी थी, चीन के पक्ष में क्या माहौल में ये बना रहा था, ये मोदी जी को दिखा नहीं। सीए कानून पर क्या इन सबों ने कितनी बड़ी साजिश किया, इन सबों ने देखा नहीं। क्या इन सबों ने धोखा दिया कि राहुल को, सोनिया को, प्रियंका को बचा करके छुट भाइयों पर जो है वो कार्रवाई दिखा रहे हो, ताहिर हुसैन हो, उस पर शर्म आनी चाहिए आपको। ये तो आपका धोखा है। भारतीय जनता दल ने बार बार बताया है
कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से जो इस संबंध में जो समस्याएं आ रही हैं उसमें बस यही है कि उसमें एक तबका है कट्टरवादियों का और या असामाजिक तत्वों का, और कट्टरवादी असामाजिक तत्वों में कुछ कुछ हिंसक तत्व भी हैं। वो एजेंट हैं जेएनपीसी के। ये भारतीय जनता दल ने कई बार बताया है, लेकिन इसको मानने को तैयार नहीं है मोदी जी। और वही हिंसक तत्व, असामाजिक तत्व जो है, जो जेएनपीसी के एजेंट हैं, उन्हीं से जब भी कोई बहाना आएगा, सीएए आएगा, फलाने आएगा, ये हिंसा फैलवाते हैं, बसें जलवाते हैं, चाहे वो जामिया मिलिया में जलवाएं, चाहे आपका वो एएमयू में जलवाएं, चाहे नदवाम में कहीं भी जलवाएं। एजेंट किसके हैं? जेएनपीसी के। ये बात मोदी जी को मालूम है। दिल्ली में जो हिंसा हुई, इसके बाद मैंने 2 फेजेस में हुई थी, एक पहले हुई थी, एक बाद में हुई थी। उसमें इसी जेएनपीसी का जो दूसरा अवतार है, सेकंड वो इनकार्नेशन है, तो केजरीवाल, उसने करवाया अपने ताहिर हुसैन और वो अमानतुल्लाह से। तो ताहिर हुसैन अमानतुल्लाह को तो बार बार उसका वो टेप रिकॉर्ड चलाएंगे और इसको केजरीवाल को अपनी गोद में बिठाकर उसको बचाएंगे मोदी जी। ये धोखा है मोदी जी का बीजेपी वालों का देश के खिलाफ। तो बात उठी थी ब्लैक मनी या पैरेलल इकोनॉमी या भ्रष्टाचार से। मोदी जी ये बताइए कि जो आपने डिजिटल पेमेंट का आपने एक तमगा लूट रहे हैं, डिजिटल भारतीय जनता दल बस एक ही चीज आपको आपके सामने रख दे रहा है, शायद आपकी समझ में आया चलना है। इस समय भारत में भी, भारत के बाहर भी खुराफात कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी नॉर्मल टेक्नोलॉजी से हमेशा आगे रहती है। इसको समझ जाइए। खुराफात की मैंने कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मिशीफ्स, वो नॉर्मल जो है जो भी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है उससे हमेशा एडवांस करती है। यदि कोई सिस्टम आप निकालेंगे उसकी तोड़ निकालने वाले वो बैठे हुए हैं। तो और इसको आपको जानना चाहिए। आप डिजिटल पेमेंट निकाल लीजिए, फलाने निकाल लेंगे, कैसे उसका मिसयूज हो, इसके लिए सब बैठे हुए हैं। तो एक सवाल का जवाब आप देश को बता दीजिए कि क्या डिजिटल पेमेंट से ये बड़े बड़े जो मठाधीश हैं, मुकेश अंबानी और अवकोन अडानी और फलाने ठिकाने, क्या ये जो किस तरह से भारत के इकोनॉमी को मैनिपुलेट करते हैं वो बंद हो गया? टैक्स जो इस देश को मिलना चाहिए, जो टैक्स जो उनसे मिलना चाहिए इस देश को, क्या पूरा टैक्स मिल रहा है उनसे? किस तरह से टैक्स चोरी लाख करोड़ों में इस मुकेश अंबानी ने किया हुआ है, देश को मालूम है। और तब कब किया है? जबकि जेएनपीसी थी। तो क्या ये आपके डिजिटल पेमेंट से वो जो उनकी करतूत है वो बंद हुई? नहीं बंद हुई है ना, और ना हो सकती है। इसके लिए मोदी जी हमेशा याद रखिए, और देश भी याद रखे, सबको याद रखे। आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक शासन का मॉडल था, जरा उसको समझिए। बगैर उसके लागू किए हुए देश में जितने अफेंडर्स हैं, जितने गलत काम करने वाले हैं, उनको डर नहीं होगा। और इसके साथ ही भारतीय जनता दल ने यह भी बताया हुआ है कि हमारे जो आदरणीय सम्राट रहे हैं औरंगजेब, शक्ति का, अनुशासन का, नियम पालन का, वो भी मॉडल उन्हीं के समानांतर था। उसको भी बगैर लागू किए हुए ये संभव नहीं। मोदी जी डिजिटल पेमेंट से भ्रष्टाचार जाएगा,
हरगिज नहीं। तो अभी ये दृष्टिकोण पर बात जो है पूरी हो नहीं पाई। भारतीय जनता दल हर समस्याओं के विषय में एक ईमानदारी से उसका विश्लेषण अपने भारतीय भाई बहनों के सामने वो रखना चाहता है। उसकी यही कोशिश है कि एक तो इन समस्याओं के विषय में आपकी वास्तविक चिंता हो। जैसे जातिवाद है, जातिवाद इस देश का अभिशाप है, लेकिन लोग अभिशाप है भी भाई नहीं मान रहे हैं। सांप्रदायिकता इस देश का अभिशाप है, नहीं मान रहे हैं। तो इस तरह की मानसिकता विकसित करने के लिए भारतीय जनता दल इस प्रयास में लगा हुआ है। इसलिए भारतीयता सब बात घूम करके, जैसे सारी नदियां आकर के समुद्र में मिलती हैं, सारे विचार इसी से शुरू होते हैं कि भारतीयता का दृष्टिकोण हो तो सारी बुराइयां आपको बुराई के रूप में देखना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत जरूरी है। तो ये चर्चा आगे भी की जाएगी कि किस तरह से हमारा दृष्टिकोण, नजरिया विशेष किया हुआ है, प्रदूषित किया हुआ है कि अच्छी बातों को कैसे हम लागू करें, देश हित की बातों को कैसे लागू करें, स्वामी विवेकानंद के विचारों को कैसे लागू करें, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के विचारों को कैसे लागू करें, अशफाक उल्लाह जी के कैसे विचारों को लागू करें, और हमारे प्रशासक, हमारे जो औरंगजेब सम्राट हैं, उनके विचारों को कैसे लागू करें। उनको तो बदनाम किए हुए हैं सब, ये कट्टरवादी औरंगजेब को। उसी तरह से ये एक दिन ऐसा अभी आएगा कि ये जो जेएनपीसी के चमचे जो है सुभाष चंद्र बोस को बदनाम करेंगे। कम्युनिस्ट वाले तो गाली उनको देते ही हैं। देश को जानना चाहिए कि जिस सुभाष चंद्र बोस को पूरा देश राजभक्ति से पूछता है, कि गद्दार कम्युनिस्ट जो है वो गाली भी देते हैं। और वही कम्युनिस्ट वाले इनके साथी भी हैं। वही कम्युनिस्ट वाले जेएनपीसी के साथी हैं। और वही कम्युनिस्ट जो है 38 साल तक जो है बंगाल में उसने शासन किया। ये कलंक तो है ना बंगाल के थ्रू। तो देश में तकलीफ बहुत ज्यादा है। और ये तकलीफ जो है, ये गलत मानसिकता जो हमारे हम भारतीय भाई बहनों में विकसित की हुई है। तो उस सारी मानसिकता को जो है वो उसको डिसइंफेक्ट करना होगा। डिसइंफेक्ट मतलब कि वो जो संक्रमण है उसको दूर करने की आवश्यकता होगी। चलिए ये एपिसोड लंबा हो जाए, ये चिंता बराबर रहते हैं, लेकिन उद्गार बहुत ज़्यादा है। तो दोनों में समन्वय स्थापित करना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।